करेंगे सब। बिरला देख गाड़ी अब आवे 2 मिनट बाद भैया मजदूर आदमी आपकी बैठो पर क्या हम 85 से विधानसभा में आ रहे हैं। पता तभी तो मैं क्या कहता हूँ, वो तो पता है तो अलग ही कोई ना पकड़ के खड़ा होगी, कोई ना पकड़ के बढ़िया खड़ा हुआ है। क्या करो अमित कर अमित से बोल, अमित केपीसी से बात कर, नंबर है ना उसका केपीसी। हाँ केपीसी से बात करो, प्रशांत को। ऊपर वाले सब कुछ दिया, बस नापने में थोड़ी कमी कर दी। नहीं और यार होता था ना बुरा नहीं हमारे मन में 2-4 साल पहले ख्याल आया कि रिटायर हो गए का ऐसा जंग लगेगा कि बड़ा मजवा करता है सर हमारे पत्रकार को। दरवाजे और सिक्योरिटी गार्ड वाला कहाँ से आएगा मालूम नहीं, उधर हमारे भाई लोग भी खड़े हुए हैं।
नंबर भेजा आ रहे आ रही टीम आ रही पैदल 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 क्यों आ रहे वहीं से बना लेंगे। पीछे आइए। इसकी डिग्निटी होती है थोड़ा पंजाब
सभी सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब से बस कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जब आप अपने स्थान पर बैठेंगे तभी विशिष्ट अतिथिगण पधारेंगे। आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, कृपया सभी माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम अविलंब प्रारंभ हो सके। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। संसदीय कार्य मंत्री महोदय आ गए हैं, अन्य विशिष्ट अतिथिगण पधारने वाले हैं। आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी माननीय सदस्यगण यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरे सुनिए, मैं चलूं? सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ओम बिरला जी आ चुके हैं, वो 1 मिनट में आने वाले हैं। प्लीज सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर अपनी सीट पर बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। वो 1 मिनट में आने वाले हैं। प्लीज अब मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कृपया बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विधानसभा मंडप से मैं आत्म प्रकाश मिश्र सभी माननीय अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी पधार चुके हैं। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से और नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। ये अद्भुत क्षण है उत्तर प्रदेश के
विधानसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत हो रहा है। स्वागत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी। लोकतंत्र का एक अनूठा चित्र आप सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रबोधन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलो, उसका बैग भी है विधानसभा का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी से अनुरोध करूंगा, कृपया संसदीय कार्य मंत्री महोदय का स्वागत करें। संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत। और एक बार पुनः अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव महोदय से, कृपया नेता प्रतिपक्ष का स्वागत करें। श्री अखिलेश यादव जी का स्वागत करते हुए प्रमुख सचिव विधानसभा। मित्रों, आज का दिन विधायिका के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात उत्तर प्रदेश की विधानसभा कागज रहित यानी पेपरलेस हो जाएगी और आज के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई ई विधान के तहत पेपरलेस रूप में संचालित हुआ करेगी। और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा को मात्र 1 महीने के समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में पेपरलेस बना दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान से सुसज्जित हो रही है। अब मैं विधानसभा मंडप में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज इस ऐतिहासिक क्षण पर जिस समय देश में पहले स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश में ई विधान लागू करने का प्रारंभ किया जा रहा है, ऐसे अवसर पर हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करके और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेपरलेस विधानसभा प्रारंभ हो, इसके लिए विगत 1.5 महीने के अंतर्गत ही सारे का सारा स्वरूप बदलकर दिन रात उसकी मॉनिटरिंग करके आज जिस समय हम यहाँ पर एकत्र आए, 23 तारीख को जो विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है,
उसके पहले हम इसको पूरा कर सके, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी का, जिनका सहयोग और सुझाव हमें हमेशा प्राप्त होता रहा, जिसके कारण इस काम को समय के ऊपर पूरा कर सके। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, भाइयों और बहनों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक है कि हम विधायी संस्थाओं को आधुनिक एवं डिजिटीकरण करने के लिए आगे बढ़े, जिससे एक नए कार्य प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता एवं तकनीकी दक्षता के साथ विधानसभा का और समाज का विकास हो सके। हमारे इस उद्देश्य में देश की सभी विधानमंडलों को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक मिशन मोड पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के निर्माण किया गया। इससे मैं एक बात यहां पर जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश की विधानसभाएं एक ही स्थान के ऊपर, एक ही पोर्टल पर आ जाएं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि वन नेशन वन डिजिटल इंडिया, तो उस नाते से हम इस ओर आगे बढ़ सके। मैं इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य है उसमें सभी विधानमंडलों को डिजिटल मंच के ऊपर लाना, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है। वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंतर्गत नेवा के माध्यम से, नेवा मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश के सभी विधानमंडलों को संबंधित विभिन्न सूचनाएं, जैसे प्रक्रिया तथा नियम, सदन की कार्यसूची, नोटिस, विधेयक, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सीमित समिति प्रणाली, सदन के सदस्यों आदि की संपूर्ण सूचनाएं इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक जगह प्राप्त हो सकेंगी, जिससे सभी विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में समन्वय एवं एकरूपता स्थापित होगी। नेवा लागू होने से विधायिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं एकरूपता स्थापित होगी। मैं इस बात को यहाँ पर बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई, वहाँ पर जिन्होंने एक नया स्वरूप दिया लोकसभा का स्वरूप, और वहाँ के अधिक से अधिक सदस्यों को जो बोलने का समय दिया, मैं इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक समय तक लोकसभा चली और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स के पार्टिसिपेशन का उन्होंने अवसर दिया। मेरा भी यहाँ पर प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे नए सदस्य आए हैं, जितने भी सदस्य हैं, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को यहाँ पर बोलने का अवसर मिले और उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सके। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस विधानसभा की नई स्वरूप में, नई प्रक्रिया के अंतर्गत हर माननीय सदस्य की एक सीट अलॉट की गई है। मुझे मालूम है कि सारे लोग अपनी सदस्य अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए। एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो सीटें पहले थी उससे हमने सीटें भी बढ़ाई, लेकिन बहुत सारे सदस्यों को पता ही नहीं चला होगा कि कहां पर सीट बढ़ी और कहां पर नहीं। जो माननीय सदस्य जिस सीट से खड़ा होकर बोलेगा, उसी के बटन दबाते ही उसी की फोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएगी और उसी के नाम से प्रक्रिया, उसमें कार्रवाई लिखी जाएगी। तो इसीलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी असाइंड सीट से ही अपना वक्तव्य दें, अपना भाषण करें। तो एक सभी, क्योंकि पहले अभी तक सीट असाइंड नहीं थी, मुझे लगता है कि बीच में कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, इसका मतलब ये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इससे मेरे को भी पता चल जाएगा कि कौन सी सीट रोज खाली पड़ी रहती है, ताकि मैं भी उनको पूछ सकूँ कि भाई साहब कहाँ थे। तो ये मेरी भी जिम्मेवारी अधिक बढ़ जाती है, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेवारी होगी कि हम उस और आगे बढ़ते गए। 403 माननीय सदस्य और 14 ऐसे माननीय मंत्रीगण जो काउंसिल के मेंबर हैं, यहाँ के मेंबर नहीं है। 403 + 14 हमारे लिए 416 सीटें बनानी एक टास्क था, एक चुनौती थी, और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा करी, उनके सामने मैंने पूरी की पूरी बात रखी और उनके निर्देशन के अंतर्गत हम इस काम को पूरा कर सके। मेरे पास बहुत सारी बातें बोलने को हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत कुछ काम किया। पार्लियामेंट की कैंटीन को उन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ से हमारे माननीय सदस्य कैंटीन के बारे में चिंतित रहते हैं। अगली विधानसभा के सत्र के पहले उनसे मार्गदर्शन लेके हम उसको भी और अच्छा करेंगे। और सारे के सारे, सिर्फ उतनी नहीं, सब लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है। मैंने जो कुछ भी किया, मैं इस बात को एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जिस समय इस स्थान के ऊपर निर्वाचित होने के पश्चात माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे। आज वो टिप्स
साकार रूप में यहाँ पर सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः सभी माननीय सदस्यों का, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूँ संसदीय कार्य मंत्री भी हर दूसरे दिन आकर इसको देखते रहे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहे, और सभी माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित सदस्यगण को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग आए। मैं कल यहाँ पर इसी स्थान से सब हम लोग सारे सदस्य फिर 2 बजे उपस्थित होंगे, जिसमें हम इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आगे चलाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक नई डिवाइस है, नई चीज़ है और सबको सीखना पड़ेगा, और सीखने में कभी भी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। जो सीखने में संकोच करता है वो पीछे छूट जाता है। तो कल 2 बजे फिर इसका हमारा NIC वाले इसका पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, हमारे लोग भी रहेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर नेवा सेवा केंद्र का भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, वहाँ पर भी उपस्थित है। सदन के दिनों में और सदन के दिनों के अलावा भी वहाँ पर 60 माननीय सदस्यों को एक साथ भी प्रशिक्षण देने का वहाँ पर हमने व्यवस्था करी है, तो वहाँ पर भी आपका प्रशिक्षण हो सकता है। तो कल 2 बजे की सूचना देकर मैं पुनः एक बार सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रति मैं नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे कृपया ई-विधान और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के प्रबोधन का उद्घाटन करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष महोदय। और अब NIC द्वारा ई-विधान पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति। धन्यवाद। मैं NIC से राशिद हुसैन आपके समक्ष नेवा की संक्षिप्त प्रस्तुति करने जा रहा हूं। हमारे माननीय सदस्यों के सीट पर जो टैबलेट लगे हुए हैं उन पर पूरी कार्यसूची जो है लॉगिन ID उनको उपलब्ध कराने के बाद ये उनको दिखाई देगी। इस तरह से कार्यसूची में सारे मत दिखाई देंगे। ये ई-बुक है पूरी, इसमें इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद में डिटेल्स, सारे मदों पर डिटेल्स उसमें आगे आएगी, और इस तरह से जो है सदस्य अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसके साथ ही साथ सदन के अंदर जो बड़ी स्क्रीन है, मैं निवेदन करूंगा सभी सदस्यों से कि उस पर ध्यान केंद्रित करें। स्क्रीन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अध्यक्ष महोदय के आने के पश्चात शुरुआत करें। पहला मत हम लेंगे। जैसे ही अध्यक्ष महोदय बोलना शुरू करेंगे तो उनका टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि इस मत पर कार्रवाई शुरू की जाए, जैसे कि महत्वपूर्ण मत जो है प्रश्नोत्तर का है, तो हम प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न लेकर के किस तरह से जो है माननीय सदस्य जो है उस प्रश्न को पूछेंगे और उनकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आएगी। अब जैसे कि इसमें प्रश्न जो है उमा शंकर सिंह जी का है, तो उनका जो है फोटोग्राफ और उनका जो समय है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये प्रश्न पूरा कर चुकेंगे तो जो माननीय मंत्री, संबंधित मंत्री हैं, उनकी तरफ से इसका उत्तर आएगा, तो उनका भी फोटोग्राफ और उनका भी टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरी कार्रवाई प्रश्नों की शुरू होगी। फिर उसके बाद में जो अन्य मद हैं उस पर भी इसी तरह से दिन भर इसकी कार्रवाई सदन की हम अपने इस स्क्रीन पर दिखाएंगे, और माननीय सदस्यों को भी उनके स्क्रीन पर पूरी कार्यसूची उपलब्ध रहेगी और उसको वो लोग माननीय सदस्य जो है कर सकेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो इस प्रकार ई-विधान यहां पर कार्य करेगा। विद्वज्जनों, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल एवं विपक्षी दल की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और आज का ये विशेष कार्यक्रम और उस अवसर पर सजा हुआ मंच
इसी भावना को बल प्रदान कर रहे हैं। अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री अखिलेश यादव जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा में स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आदरणीय स्पीकर साहब और सरकार के एक नई योजना के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे माननीय सदस्य चुन करके आए हैं इस सदन में, जहां हम सब बैठे हैं। और जब मैंने पहली तस्वीर इसकी देखी सदन की, तो मुझे लगा कि कोई आईटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस विधानसभा को आईटी से ई विधान बनाने के लिए अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जैसा जानकारी मिली है कि इसके माध्यम से सब जानकारी सदस्यों को मिल जाएगी और इसका प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से हम सब सीख भी लेंगे। जो नए सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे ऐसे सदस्य दिखाई दे रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, ये बहुत सारे माननीय सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हो। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे, इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। और मुझे खुशी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि जो आईटी का जितना भी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मुझे याद है जो पुराने स्पीकर थे हमारे, उन्होंने भी शुरुआत की थी कि विधानसभा में जो हमारी लाइब्रेरी है उसको ई लाइब्रेरी बनाया जाए, कैसे नेटवर्किंग हो सके, जो हम आपस में कंप्यूटर से जुड़ सकें। और आज एक कदम और आगे जा रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी या टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे काम करने में आसानी रहेगी। पूरा का पूरा एक जगह जानकारी मिलना। मुझे याद है कि जिस समय मैं डायल 100 योजना का शुरुआत कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहते थे, कारण कुछ भी हो। जब फाइल देखी गई तो उसमें बहुत बड़ी नोट लिखी हुई थी कि इस टेक्नोलॉजी के हो जाने से ये होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जो चीजें लिखी गई थी उन चीजों को जवाब देते हुए और डायल 100 को इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम आज अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं हेल्थ के सेक्टर में भी हेल्थ इंफॉर्मेशन शुरू किया गया था कि सीएससी में डॉक्टर अगर देख रहे हैं और देखने के साथ साथ उसको दवा क्या दी जा रही है। कई बार ऐसा होता था कि मरीज आए और डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि मरीज तब तक नहीं जाता जब तक उसको दवा न मिल जाए। एक बार जब सरकार में थे तो मुझे जानकारी मिली कि मरीज बीमारी तो दिखा रहा है दूसरी और दवाई मिल रही है दूसरी। उस समय हेल्थ इंफॉर्मेशन जो सिस्टम लगा था उसके माध्यम से पता लग पा रहा था कि आखिरकार वहां सीएससी में हो क्या रहा है। इसी तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो शायद करप्शन भी कहीं ना कहीं हम दूर कर सकेंगे। मुझे याद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिस समय
डीबीटी सिस्टम को लागू किया जा रहा था। एजुकेशन विभाग बहुत ज्यादा तैयार नहीं था। समाजवादी सरकार में पहली बार 1 करोड़ का डेटा तैयार किया गया था फार्मर्स का, और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद आज शायद उत्तर प्रदेश वो 12 प्रदेश होगा जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को डीबीटी सिस्टम के माध्यम से, जो दिल्ली की सरकार योजना चला रही है उसके माध्यम से सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, सरकार के मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं चीजें और आसान होंगी, इंफॉर्मेशन और पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आज जो दुनिया है वो इसी टेक्नोलॉजी के सहारे चल रही है, और टेक्नोलॉजी जितनी इंट्रोड्यूस होगी उतना ही जनता को लाभ मिलेगा। इसलिए इस मौके पर मैं देश के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारी विधानसभा के स्पीकर जिन्होंने लगातार प्रयास कर करके, मेहनत करके और कम समय में ये लागू करने का काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जी उनको बधाई, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम देख सकते हैं और देश में कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा ई विधान हो गई है, ई विधानसभा है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी। सुधीजनों, इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 75 वर्षों से हमारा लोकतंत्र वर्ष प्रति वर्ष निखर रहा है, मजबूत बन रहा है। इस श्रृंखला में विशेष रूप से आज का दिन अति विशेष है। वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना वाला ई विधान अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का अभिन्न अंग बन चुका है। आज के कार्यक्रम को गरिमा के उच्च शिखर की ओर ले जाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। 18वीं विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम और ई विधान कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, सभी माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के प्रबोधन प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में और ई विधान कार्यक्रम के शुभारंभ के इस आयोजन में मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जिस 25 करोड़ जनता के हितों के लिए यहां पर चिंतन मनन के कार्यक्रम चलने हैं, उन सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में हमेशा जोर दिया है और प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए
समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को जोड़ने, डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को वन नेशन वन एप्लीकेशन की भावना को चरितार्थ करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आज यहां पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के कर कमलों से शुभारंभ किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित आप सभी माननीय सदस्यगण सौभाग्यशाली है कि दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा में आप सब एक निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की बनने वाली योजनाओं के बारे में और शासन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका होती है और मुझे प्रसन्नता है कि अन्य दिनों में भले ही हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते हों, लेकिन ई विधान कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी स्वयं आप यहां पर पधारे हैं और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित होकर के इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभेच्छा भी दिए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा। वे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की है। विश्वास व्यक्त करते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई को इस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए और इस तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सभी लोग मिलकर के कार्य कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बार उन आलोचनात्मक और अगर वह तथ्यपरक आलोचना है तो बहुत सारे कार्यों को भी सजगता के साथ और सुलभता के साथ आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इस दिशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें कि आज उन्होंने इस मंच के साथ शेयर करके अपने आप को ई विधान के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर अनेक कार्यक्रम हुए हैं। हमने 2 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट भी इसी माननीय सदन में हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया था और उस समय भी मैंने माननीय सदस्यों के मन की इस पीड़ा को देखा था कि वास्तव में हम लोग क्या वन नेशन वन एप्लीकेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वह सपना साकार हुआ है जब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ही हमारी पूरी की पूरी ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत
मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे, और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक जाए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है, लेकिन तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के, वह प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन 2 वर्ष के बाद फिर से यहां पे प्राप्त हो रहा है। जनवरी 2020 में आप यहां पर एक कार्यक्रम की जिससे इसी सदन में संबोधित करने के लिए आए थे, जब तमाम विधानमंडलों से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारी और स्पीकर से यहां पर उपस्थित होकर के कैसे हमें संसदीय कार्य प्रणाली को और भी मजबूत बनाना है, इस दिशा में एक स्वस्थ परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। 17वीं विधानसभा इस दिशा से बहुत समृद्धशाली रही। यद्यपि 2 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए उसके प्रबंधन में व्यतीत हुआ, लेकिन उस संकट के दौर में भी, चुनौतियों के बीच में भी कैसे रास्ता बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न केवल सरकार ने बल्कि विधानसभा ने भी अपने को इस सत्र बाधित नहीं होने दिया। हां, ये जरूर रहा कि हम लोग जो सदन की स्ट्रेंथ थी उतने माननीय सदस्यों को एक साथ यहां नहीं बिठा पाते थे। हमने वर्चुअल जुड़ने की भी परमिशन दी है। जो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, इसी बात के लिए उस समय भी स्थापित किए गए थे कि हम इस स्क्रीन का उपयोग कर सकें और कोई माननीय सदस्य जो 60 साल से ऊपर का है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर वह चाहे या अस्वस्थता की स्थिति में है तो वह चाहे तो वर्चुअली भी जुड़ करके सदन की कार्रवाई का में भागीदार बन सकता है और उस समय भी सदन का कार्य हो सकता है कि हमने सदन की कार्यप्रणाली को नियमित चलाया। हां, उसकी अवधि को सीमित किया गया, लेकिन सदन तब भी चला। सरकार ने अपनी सारी गतिविधियों को चलाया, कोविड प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया। उस चुनौती से जूझते हुए आज हम लोग एक नई विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 18वीं विधानसभा का गठन होना और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही ई विधान लागू होना और उसके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम। कल मैं स्वयं यहां पर आया था, मैंने पूरे सदन का अवलोकन किया था, माननीय सदस्यों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी देखा और मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा। 128 नए सदस्य आए हैं। पुराने भी माननीय सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं, यद्यपि हमारे यहाँ ई कैबिनेट पहले से है। हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहां लागू कर दिया था, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें, हां उसका पिछलग्गू भी ना बने। क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम फिर
जहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन होना है, जनता के बीच में जाना है, फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चल लेगा। जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, और नहीं तो वर्चुअली जड़ने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअल ही वोट भी ले लेना। तो वह स्थिति कम से कम विधानसभा के मान्य सदस्यों के साथ नहीं जुड़ सकती है। हम उसके पिछलकू न बने, लेकिन हां, अपनी सुविधा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग अगर हम करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में बढ़ा है, एक जो नया विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने आप सब में व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं और पूरा देश और देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर जिन संभावनाओं को देख रहा है, इन संभावनाओं को सभी लोग मिलकर के अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भूमिका को पूरी मजबूती के साथ और सही परिप्रेक्ष्य में लाने में सफल होंगे। प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान आप माननीय सदस्यगण अवश्य इसका प्रशिक्षण लें, सभी माननीय मंत्रीगण भी इसका प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके ई विधान का लाभ लें और फिर इसका उपयोग प्रदेश के विकास और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन में हम लोग अवश्य करें। इस विश्वास के साथ मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का यहां पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति और ई विधान के प्रति मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ई विधान लागू होने के बाद हम इस पूरी विधानसभा को फेज वाइज पेपरलेस बनाने के साथ ही जो हार्ड कॉपी हमारे पास आती थी उस व्यवस्था को धीरे धीरे करके समाप्त करते हुए हम लोग एक समय आएंगे कि हमारा माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक अपने टैबलेट या अपने सारे कार्यक्रमों को ई विधान के माध्यम से ही जोड़ करके उसने अपनी सीट पर बैठा और सबसे अच्छी व्यवस्था ये होगी कि वह अपनी सीट पर आके बैठेगा और वहीं से उसकी सारी गतिविधियां उसके माध्यम से देखने को मिलेंगे। सीट से ही उसको, जो भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अपनी सीट से ही बोलेंगे, तो बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। मैं 17वीं विधानसभा में भी कहा था और फिर मैं कहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से हमारी लोकसभा, हमारी संसद एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है और हमें संसदीय कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा की कार्य पद्धति को अधिकाधिक उपयोग करना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। मान्य सदस्यों को सदन की, लोकसभा की कार्रवाई कैसे चल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, इसको देखना होगा। आवश्यकता पड़ती है तो वहां फिजिकली जाकर के हम लोग देखें कैसे क्वेश्चन आवर में कैसे क्वेश्चन होते हैं। सदस्य, एक मान्य सदस्य कितना अपने प्रश्न पर कितने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न एक मान्य सदस्य ने पूछा है, लेकिन अन्य कितने सदस्य उस पर सप्लीमेंट्री पूछने की सुविधा ले सकते हैं और 1 घंटे के अपने क्वेश्चन आवर को हम कैसे अधिक से अधिक समृद्धशाली बना सकते हैं, इस देश से अधिक मान्य सदस्यों को मौका मिल सके या किसी भी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उसको हम प्रभावशाली तरीके से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नए सदस्यों को कैसे मौका मिलना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर के ई विधान के साथ ही 18वीं विधानसभा इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के स्वस्थ संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी हम लोग
सफल होंगे इस विश्वास के साथ कि 17वीं विधानसभा में कुछ कार्यक्रम आगे ऐसे चले थे। खासतौर पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष चर्चा हुई थी और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य विधानमंडल की ये पहली चर्चा थी जिसने 36 घंटे तक निरंतर चर्चा को चला करके गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सबको स्वास्थ्य के लक्ष्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार उपलब्ध कराने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी। उसके लिए मंत्रिमंडल के समूह बनकर के उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम भी किया, काफी कार्यक्रम आगे भी बढ़े। ऐसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी विधानमंडल का विशेष सत्र आहूत किया गया था। यह कार्यक्रम हमारी स्वस्थ संसदीय प्रणाली को व्यक्त करने का भी एक माध्यम था और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम अपने संसदीय सामान्य रूप से औपचारिक कार्यक्रमों के इतर भी अन्य विषयों पर भी हम गंभीर चर्चा को आगे बढ़ा सकें। ये कार्यक्रम भी यहां पर चले थे और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा, जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, जब इस विधानसभा को हम ई विधान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, यह वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। खासतौर पर उन्होंने इस बारे में कहा है कि अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं। आत्मावलोकन करने का एक अवसर तो हमें दे रहा है, लेकिन साथ साथ हम अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना लेकर के चले, अमृत काल इसे मान करके चले। विगत 8 वर्ष के दौरान क्या कुछ हुआ देश के अंदर, इसको जाने और अमृत काल के रूप में आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना समाज का हर तबके का व्यक्ति, एक माननीय सांसद, एक माननीय विधायक, एक माननीय ग्राम पंचायत में चुना गया ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत में चुने गए क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, उनके चेयरमैन, ये सभी लोग हमारे नगर निकायों के पार्षद, उनके चेयरमैन, महापौर या समाज का सामान्य व्यक्ति, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके का व्यक्ति, कि अमृत काल का उपयोग हम अपने ग्राम पंचायत को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने नगर निकाय को, अपने विधानसभा को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को कैसे हम समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो देश के आजादी के अमर सेनानियों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार कैसे कर सकें। 25 वर्ष की उस कार्य योजना को लेकर के अगर हम चलेंगे तो कोई कारण नहीं कि अमृत काल का उपयोग भारत को न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत दुनिया के अंदर एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में होगा। इस विश्वास के साथ हम सबको जुड़ करके कार्य करना होगा। अमृत महोत्सव वर्ष में ई विधान लागू करने और माननीय सदस्यों के इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में इस बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि प्रशिक्षण अगले 2-3 दिन के अंदर हम लोग इतना पारंगत हों कि 23 मई को जब यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए आए, समवेत सदन को अभिभाषण देने के लिए यहां पर उपस्थित हों, तो उस समय टैबलेट हम सबके सामने ई विधान के रूप में एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे और फिर ये बजट सत्र भी हमारा होगा।
तो बजट सत्र का भी एक आयोजन हम इसके साथ देख पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इस सत्र में भले ही हम आपको हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएं, लेकिन अगले सत्र से प्रयास होगा कि सब आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से ही आप ई विधान की कार्य प्रणाली के साथ जुड़ सके। एक बार फिर से मैं इस पूरी कार्य पद्धति के प्रति, इस प्रबोधन कार्यक्रम के प्रति, ई विधान के प्रति, इससे जुड़े हुए विधान सभा से के सभी हमारे जो प्रमुख सचिव और उन अधिकारीगण हैं, उनकी पूरी टीम को, एनआईसी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के इस प्रशिक्षण के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश विधानसभा भाग्यशाली है कि उसे समय समय पर लोकतंत्र के देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे सहयोगी और अभी प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के सभी माननीय यशस्वी विधायकगण, देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक हृदय स्थली उत्तर प्रदेश गोमती नदी के पावन तट पर, जहां देश की अलग अलग नदियां मिलती है, एक ऐतिहासिक प्रदेश, एक गौरवशाली प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक चिंता का केंद्र रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि में हमारे सभी राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यशस्वी काम किए हैं। मैं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने पुनः मुख्यमंत्री के रूप में, सदन के नेता के रूप में अपना दायित्व संभाला है। बहुत अपेक्षाएं, आशाएं, विश्वास के साथ जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को मौका देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सदन के नेता के रूप में इस प्रदेश के समावेशी विकास के लिए
सभी दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान रहेगा और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू करेगा। मैं इस मौके पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व संभाला है। उनका राजनीतिक संसदीय एक दीर्घ अनुभव रहा है। मुझे आशा है इस अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायकों को मिलेगा और उनके सतत मार्गदर्शन में ये विधानसभा अपने पूर्व अध्यक्षों के रूप में एक गौरव को अनुभव करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 47 से ज्यादा माननीय महिला विधायक, 128 से ज्यादा माननीय नए विधायक और 200 से ज्यादा फिर चुनकर आए विधायक, उन सभी माननीय विधायकों का जो 18वीं विधानसभा के अंदर चुन के आए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आशा है सभी माननीय विधायक इस गौरवशाली विधानसभा की परंपराओं को, उच्च मर्यादाओं को, गरिमा को बनाए रखेंगे और किस तरीके से सामूहिक रूप से मिलकर इस उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। साथियों, हम आजादी की 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा से गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, जनता का विश्वास भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो शायद विश्व की सबसे बड़ी राज्य की विधानसभा होगी, इस विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से यहां के नेताओं ने, यहां से निकले हमारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश का गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं और 9 से ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने इस देश का नेतृत्व किया है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उत्तर प्रदेश की हमेशा विशेष भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी सभी विधानमंडलों के मार्गदर्शन में विशेष भूमिका रही है। मैं इस मौके पर सतीश महाना जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे देश को, विधानमंडल को एक दिशा दी है। ई विधान के माध्यम से सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम किस तरीके से विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकते हैं और हमारे विधायकों को सूचना प्रौद्योगिकियों की संपूर्ण जानकारी के साथ तर्क से अपनी बात कहने का मौका देंगे। निश्चित रूप से आज जो ई विधान और कंप्यूटराइज का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ हमको भी मिलेगा और प्रदेश की जनता को मिलेगा। साथियों,
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब आजादी प्राप्त हुई थी तो हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम शासन चलाने की कौन सी पद्धति अपनाएं। लेकिन हमारे मनीषियों ने उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ले लें, बाबा साहब अम्बेडकर ले लें, तमाम नेताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ संसदीय प्रणाली अपनाई। आज दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस समय हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरीके से इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से अपने दायित्वों को निभाते हुए जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, विश्वास, भरोसे को कायम रखें। जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है और प्रतिनिधि सभा के रूप में आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरीके से आप उनकी चिंताओं को, उनके अभावों को, उनकी कठिनाइयों को, उनको समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि ये सदन एक ऐसा केंद्र है जहां पर पूरे राज्य की जनता की भावनाओं का, 25 करोड़ लोगों की भावनाओं की, उनकी चिंताओं की, उनके अभावों की, उन कठिनाइयों का अगर एक साथ एक जगह उन सबका समावेश हो सकता है तो विधानसभा और संसद में हो सकता है। और इसीलिए इन विधान मंडलों का हम किस तरीके से चर्चा और संवाद के अंदर सार्थक उपयोग करें ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसकी अभावों को, उनकी चिंताओं को, उनके आंख के आंसुओं को हम पहुंच सकें और उसके जीवन के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सही कहा था कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ हमें सामाजिक लोकतंत्र भी लाना पड़ेगा। अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, तभी देश के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत होगा। समाज के सभी लोगों की, वंचित, गरीब, पीड़ित, शोषित व्यक्तियों की आवाज हमारी विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि बनते हैं और शासन भी उन वंचित, गरीब, अभाव लोगों की समस्याएं जो सदन में उठती है उसका सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से लेकर अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं को बनाता है। और इसीलिए मुझे आशा है कि इस विधानसभा की जो गौरवशाली परंपरा रही है, परिपाटियां रही है, यहां के नियम प्रक्रियाएं रही है, उन नियम प्रक्रियाओं, परिपाटी, परंपराओं का आप उपयोग कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक के जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक सार्थक चर्चा और संवाद करें। ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र होने चाहिए। जितनी चर्चा होगी, संवाद होगी, बातचीत होगी, तर्क होंगे, उतने ही हम उस मंथन में से अमृत निकालकर उस जनता का कल्याण कर पाएंगे। इसीलिए संसदीय प्रणाली चर्चा और संवाद का केंद्र है। मैं इसलिए विशेष रूप से आपसे आग्रह करता हूं, हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चिंता की है कि धीरे धीरे जिस तरीके से सदनों में हंगामा, नारेबाजी, तख्तियां, जिसके कारण सदनों की गरिमा गिरती जा रही है,
सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और क्योंकि ये प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभाएं होती है, इसलिए प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार के आधार पर सदन की गरिमा बढ़ती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमें इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के विधान मंडलों की मर्यादा गरिमाओं को बनाए रखने के लिए जहां उच्च कोटि की चर्चा हुई, संवाद हुई है, हमारे व्यवहार आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम तर्कों से बात करें, अपनी जनता की समस्याओं को ठीक से रखें और बेहतरीन राजनेता इन्हीं विधानसभाओं लोकसभाओं से वो निकले हैं जिन्होंने तर्कों के आधार पर विधानसभाओं लोकसभा में अपनी बातों को कहें। और देश के अंदर कई नेता जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने तर्कों के बात कहकर आज देश के नेता बने, तो विधानमंडल और लोकसभा देश के सर्वश्रेष्ठ नेता बनाने का भी एक माध्यम, एक मंच है। और मुझे आशा है कि आप इसी दिशा के साथ उनका जीवन सरल हो, सहज हो, कानून की मदद के माध्यम से उनको त्वरित गति से न्याय मिल सके, इसके लिए इस विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कानून बनाते समय हमें व्यापक चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। कानून बनाने के पहले भी हम जनता से इनपुट लें, जनता से संवाद करें। जितनी अच्छी कानून बनाने में चर्चा संवाद होगा, तर्क होंगे, सरकार को भी मार्गदर्शन मिलेगा और जिस जनता के कल्याण के लिए कानून बना रहे हैं उस जनता का भी कानून बनने से कल्याण होगा। देश की सरकार हो चाहे राज्य की किसी भी दल की सरकार हो, हर सरकार का एक ही मकसद रहता है कि हम कानून बनाकर लोगों को संवैधानिक अधिकार दें, न्याय का अधिकार दें, जो जीवन में उनकी कठिनाइयां, परेशानियां दैनिक जीवन में आती है उसको सरलता दें। और इसीलिए अब कानून बनाते समय जिस तरीके से चर्चा संवाद की कमी आ रही, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे नए माननीय विधायक हैं, उनको पुरानी चर्चाएं, डिबेटें, उनका भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ई विधानसभा होने के बाद और जिस तरीके से हमने एक प्रयास किया, एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको पूरी देश की विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा, सारे सदनों की कार्रवाई आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलने लगेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस कानूनों पर किस तरीके की चर्चा हुई, संवाद हुई। जितनी आप पुरानी डिबेटों का अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से कानून पर आप चर्चा कर पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप उन डिबेटों, चर्चाओं का अध्ययन करें, रिसर्च करें और अधिकतम समय विधानसभा में बैठने का हमें प्रयास करना चाहिए। जितनी देर आप विधानसभा के अंदर बैठेंगे, आपको उतनी देर अनुभवी विधायकों का मार्गदर्शन मिलेगा, उनके द्वारा कई बातों, तर्कों को आपको समझने का मौका मिलेगा, ताकि आप भी ठीक तरीके से अपनी बातों को, तर्कों को रखेंगे। क्योंकि मैं अभी नया अनुभव देख रहा हूं कि विधानसभा के अंदर बैठने की उपस्थिति की संख्या कम होती जा रही है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें जनता ने चुनकर भेजा इस विधानसभा के लिए, विधानसभाओं की कार्रवाई में भाग लेकर उनकी बातों को, उनकी कठिनाई के लिए। तो मेरा आग्रह है कि आप इस दिशा की ओर भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा
चर्चा संवाद का वह केंद्र बने जो सभी विधानसभाओं का मार्गदर्शन कर सके। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि हम किस तरीके से जब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, इतने कम समय के अंदर, इस 1.5 महीने के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से ई विधान और पेपरलेस विधानसभा की ओर कदम बढ़ाए, निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर हमारी लाइब्रेरी, हमारा संग्रहालय देश और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय होना चाहिए। हमारी रिसर्च विंग एक बेहतर रिसर्च विंग होना चाहिए। हम हमारे विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए समय समय पर देश के बड़े बड़े विद्वानों का समय समय पर प्रबोधन कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हम हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए हमारे विधायकों की तर्क चर्चा को तीव्र संवाद के रूप में परिवर्तन कर सकें, एक बेहतर चर्चा संवाद कर सकें। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसा कि नेता सदन ने बताया, प्रतिपक्ष के नेता ने भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी का जितना उपयोग शासन और प्रशासन में होता है, उतनी शासन और प्रशासन में पारदर्शिता आती है। उसी तरीके से हम भी अगर विधानसभाओं के अंदर जितना सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, उतना ही अच्छा तर्क संवाद चर्चा कर पाएंगे। इसलिए इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नया परिवर्तन देश के अंदर हुआ है कि किस तरीके से हमने सूचना प्रौद्योगिकी को परिवर्तन करके शासन को जवाबदेही बनाया, प्रशासन को पारदर्शिता बनाई और एक ईमानदार शासन हो, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के। जितना मानव संसाधन का उपयोग कम होगा, जितनी तकनीकी का उपयोग होगा, उतनी शासन प्रशासन के अंदर पारदर्शिता आएगी। और इस देश के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के ने इस दिशा के अंदर व्यापक प्रयास किया है, लोगों की जवाबदेही के साथ काम किया है। मुझे आशा है कि चाहे सत्ता में बैठे हैं, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हम सबका एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य है कि हम किस तरीके से हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन लाकर समाज के वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले लोगों के जीवन परिवर्तन कर सके। इसके लिए हम यहां विधानसभा में आए हैं। मुझे आशा है इस विधानसभा में इसी दायित्वों का हम निर्वहन करते हुए प्रदेश के समावेशी विकास के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा से, अपने कठोर परिश्रम से, निष्ठा से, प्रतिबद्धता के साथ, एक सकारात्मक चर्चा के साथ इस प्रदेश का व्यापक विकास करेंगे और आने वाले समय के अंदर इस देश और दुनिया के अंदर, इतना बड़े राज्य के अंदर हम किस तरीके से समावेशी रूप में संपूर्ण क्षेत्र का, सभी लोगों का विकास करने के लिए इस विधानसभा के अंदर सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे। चाहे पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सब सामूहिकता से इस बात की जिम्मेदारी मानते हैं कि मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े और उसमें मेरा क्या योगदान हो। इसके लिए मुझे आशा है सकारात्मक रूप से पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे। जहां पर शासन और प्रशासन में कुछ कमी आएगी, इस विधान मंडलों के माध्यम से प्रतिपक्ष के रूप में हमारी भूमिका रहेगी कि शासन में जवाबदेही रहे, प्रशासन में पारदर्शिता रहे। इसके लिए भी हम सजग प्रतिनिधि के रूप में काम कर
सामूहिकता के साथ, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ, सामूहिक संकल्प के साथ इस उत्तर प्रदेश को देश का सबसे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने वाला प्रदेश और सबसे सर्वांगीण विकास, क्योंकि आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हर राज्य के अंदर है और जिस कठोर परिश्रम के साथ वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य के विकास में उसका योगदान रहता है। और दुनिया के जितने भी देशों के अंदर मैं गया हूं वहां भी उत्तर प्रदेश के लोगों का उस देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सामूहिकता के साथ मिलकर इसको काम को करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडप में 379 सीटें थीं, जबकि सदस्यों की संख्या 403 है। वर्तमान सरकार के 14 माननीय मंत्रीगण इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 37 अतिरिक्त सीटें लगाकर माननीय सदस्यों के सदन में बैठने की उचित व्यवस्था बना ली है। यही नहीं, अब सदस्यों को यहां नामतः बाय नेम सीट आवंटित की जा रही है और ऐसी व्यवस्था करने वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है। मीलों हो फासले, हारो मत हौसले, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अब आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, इस विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाराज जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सदस्यगण, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक नया अध्याय जुड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, जो हमेशा तकनीक को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उनका एक और सपना साकार उत्तर प्रदेश ने किया है। हम सब सहमत हैं कि मेहनत के माध्यम से हम सीमित तरक्की कर सकते हैं, लेकिन तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अनंत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने इस मंत्र को आत्मसात किया है। आज मैं विशेष रूप से अपने सभी अतिथियों का और विशेष रूप से माननीय बिरला जी का धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूं। राजस्थान के शूरवीरों की धरती से पधारे, जहां का इतिहास शौर्य और वीरता से भरा है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, जो कि विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में 3 बार सदस्य के रूप में रह चुके हैं और दूसरी बार भारत की लोकसभा के सदस्य चुने गए बूंदी कोटा से। वर्तमान में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज सेवा को ही अपना धर्म माना, अपना कर्तव्य माना और
हमेशा ज़रूरतमंदों की भोजन, कपड़ा, दवाई और पढ़ाई की चिंता करते हुए राजनीति में युवाओं को लगातार प्रेरणा देते रहे, ऐसे माननीय बिरला जी ने अपना बहुमूल्य समय आज के इस प्रबोधन व ई विधान कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक प्रदेश में कुशल प्रशासन तथा कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों के बल पर 37 वर्ष बाद मुख्यमंत्री रहते हुए पुनः मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की परीक्षा पास करने वाले दृढ़ निश्चयी जन जन के नेता, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से आज ये ई विधान का उद्घाटन हुआ तथा उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कानपुर की धरती से पधारे मृदुभाषी, हरदिल अजीज, 8 बार के विधायक व कई बार उत्तर प्रदेश में कई विभागों के मंत्री रहे माननीय सतीश महाना जी को विधानसभा को 1.5 माह में इस रूप में प्रस्तुत करने वाले तथा ई विधान को लागू करने के लिए मैं बधाई व धन्यवाद देता हूँ। राजनीतिक परिवार में पले बढ़े तथा कम उम्र में ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो लोकसभा विधान परिषद में रहने के बाद विधानसभा में आए हैं, को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम के लिए समय निकाला। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी तथा सभी माननीय मंत्रीगणों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने आज इस कार्यक्रम में सहभागिता करके कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही मैं अपने सभी विधायक साथियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं लोकसभा के महासचिव तथा विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो आज उन्होंने विशेष प्रयास करके इस जो ई विधानसभा बनी है उसमें सहयोग करके इसको कम समय में मूर्त रूप तक पहुंचाया है। मैं अपने पत्रकार गैलरी के सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं कि समय समय के ऊपर हम एक दूसरे से मिलकर विचारों का एक्सचेंज भी करते हैं और उनके माध्यम से हमारी सारी बातें मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इसके साथ ही सभी लोगों का एक बार आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज के कार्यक्रम के लिए सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, इस सूचना के साथ कि ई विधान का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 बजे तिलक हॉल में आयोजित है। आप सभी माननीय अतिथिगण कृपया भोजन के लिए प्रस्थान करें। भोजन ये फर्स्ट फ्लोर पे है। सभी माननीय सदस्यों